ट्रिंग ड्रिंग ड्रिंग। बिहार बोर्ड क्लास 10th के विद्यार्थी लोग कृपया ध्यान दें। ये कविता हमारी नींद वीरेन डंगवाल के काव्य संग्रह दुष्चक्र में सृष्टा नाम के किताब से ली गई है। उस किताब में दुष्चक्र में सृष्टा नाम की एक कविता भी है। उस कविता को बिना समझे इस कविता की गहराई में जाना संभव नहीं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ट्रेन आने में अभी थोड़ी देरी है। तब तक हम आपको सुनाते हैं दुष्चक्र में सृष्टा। कमाल है तुम्हारी कारीगरी का भगवान। क्या क्या बना दिया क्या से क्या। छिपकली को ही ले लो, कैसे पुरखों की बेटी छत पर उल्टा सरपट भागती, छलती तुम्हारे ही बनाए अटूट नियम को। फिर वे पहाड़, क्या क्या थोप कर नहीं बनाया गया उन्हें, और बगैर बिजली के चालू कर दी उनसे जो नदियां वो। सूंड हाथी को दी और चींटी को भी, एक ही सी कार आमद अपनी अपनी जगह। हाँ, हाथी की सूंड में 2 छेद भी हैं अलग से, शायद शोभा के वास्ते, वरना सांस तो कहीं से भी ले सकती थी, जैसे मछलियां ले लेती हैं गल्फरों से। अरे कुत्ते की उस पतली गुलाबी जीभ का क्या ही कहना, कैसे रसीली और चिकली टपकदार, सृष्टि के हर स्वाद की मर्मज्ञ। और दुम की तो बात ही अलग, गोया एक अदृश्य पंखे की मूठ तुम्हारे ही मुखरे पर झलती हुई। आदमी बनाया अतरियां और रसायनों का क्या ही तंत्र जाल, और उसे दे दिया कैसा अलग सा दिमाग, ऊपर बताई हर चीज को आत्मसात करने वाला। पल भर में पूरे ब्रह्मांड के आर पार, और सोया तो बस सोया, सर्दी भर कीचड़ में मेढक सा। हाँ, एक अंतहीन सूची है भगवान तुम्हारे कारनामों की, जो बखानी न जाए, जैसा कि कहा ही जाता है। यह जरूर समझ में नहीं आता कि फिर क्यों बंद कर दिया तुमने अपना इतना कामयाब कारखाना। नहीं निकली नदी कोई पिछले 400-500 सालों से, जहाँ तक मैं जानता हूँ। न बना कोई पहाड़ अथवा कोई समुद्र। एक आध ज्वालामुखी जरूर फूटते दिखाई दे जाते हैं कभी कभार। बाढ़ें तो आई खैर भरपूर, काफ़ी भूकंप, तूफान, खून से लबालब हत्याकांड के अलबत्ता हुए खूब खूब अकाल, युद्ध, एक से एक तकनीकी चमत्कार। रह गई सिर्फ एक सी भूख, लगभग एक सी फौजी वर्दियां, जैसे मनुष्य मात्र की एकता प्रमाणित करने के लिए एक जैसी हुंकार, हाहाकार, प्रार्थना गृह जरूर उठाए गए एक से एक आलीशान, मगर भीतर चिने हुए रक्त के गोरे से वे खोखले आत्माहीन शिखर गुंबद मीनार, उंगली से छूते ही जिन्हें रिस आता है खून। आखिर यह किनके हाथ सौंप दिया है ईश्वर तुमने अपना बड़ा सा कारोबार, अपना कारखाना बंद करके। किस घोंसले में जा छिपे हो भगवान, कौन सा है आखिर वह 7वां आसमान। हे अरे अब, हे ओ करुणा निधान। जिस प्रकार वो सबसे बड़ा सृष्टा, सबसे बड़ा रचयिता भी दुष्चक्र में फंस गया है। पता नहीं किसके हाथ में वो उसने अपना कारोबार, अपना कारखाना सौंप दिया, जिस कारखाने से वो नदियाँ निकालता था, जिस कारखाने से वो पहाड़ निकालता था। पता नहीं कितनी सारी चीज़ें उस ईश्वर ने अपने कारखाने से निकाली, और पता नहीं किस दुष्चक्र में फंसकर उसने अपना कारखाना किसके हाथ में सौंप दिया, इंसानों के हाथ में सौंप दिया। तो ये जो दुष्चक्र है, उसमें जो सृष्टा फंसा हुआ है, सिर्फ वही सृष्टा नहीं, बल्कि हर वो इंसान जो कुछ रचता है, जो कुछ निर्माण करता है। ईश्वर ही नहीं, इस धरती पर उपस्थित इंसान भी फंसा हुआ है दुष्चक्र में। एक जो रचयिता है, जो क्रिएट करता है कुछ, वो दुष्चक्र में फंस जाता है। और कौन सा दुष्चक्र? पूंजीवाद का दुष्चक्र, सत्ता का दुष्चक्र, हिंसा का दुष्चक्र, भ्रष्टाचार का दुष्चक्र और सांप्रदायिकता का दुष्चक्र। इन दुष्चक्रों में इंसान फंस जाता है, अलग अलग कुर्सी के लिए,
पूंजी, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए, अपनी सत्ता हथियाने के लिए हिंसा, भ्रष्टाचार, धर्म के नाम पर ये जो सब चीज़ों का जो जकर है, जो चक्र है, जो चक्रव्यूह है, इसमें जो रचयिता, जो निर्माता, जो कवि, जो लेखक, जो आम इंसान जो जकर जाता है, जो फंस जाता है, इसी को कहा जाता है दुष्चक्र में सृष्टा। तो ये इस कविता में भी हम देखेंगे कि आम आदमी किस प्रकार से दुष्चक्र में जकड़ा हुआ है। उस किताब में भी कविताओं का, इसी प्रकार की कविताओं का संग्रह है। तो इस कविता में हम देखेंगे कि तमाम अन्याय और अंधकारों के बीच, बुराइयों के बीच, दुष्चक्रों के बीच भी उम्मीद की किरण रहती है। ऐसे लोग हैं जो इस दुष्चक्र में फंसने से साफ इनकार कर देते हैं, पूरी तरीके से इनकार कर देते हैं। वो हम इस कविता में पढ़ेंगे। सबसे पहले चलिए वीरेन डंगवाल के बारे में जानते हैं। प्रमुख समकालीन कवि, समकालीन कवि मतलब आधुनिक भारत के कवि। प्रमुख समकालीन कवि वीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्ति नगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में हुआ था। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर, आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों, आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डी.लिट की उपाधि पाई। ये डी.लिट की उपाधि क्या होती है? डी.लिट यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। ये जो है, इसे पीएचडी से भी आगे माना जाता है। यह एक उच्चतम शिक्षा स्तर का डॉक्टरेट होता है। यह देसी विश्वविद्यालयों में भी मिलता है, मतलब भारत में भी मिलता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अकादमिक और साहित्यिक क्षेत्र में जो उल्लेखनीय योगदान जो करते हैं उनको ये प्रदान किया जाता है। शोध, प्रकाशन और शोध की समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से सम्मान के रूप में भी ये हासिल किया जा सकता है। यानी कि साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा जो योगदान करते हैं, जो उच्चतम योगदान करते हैं, तो उनको ये सम्मान मिलता है, उनको ये उपाधि प्राप्त होती है। वे 1971 ईस्वी से बरेली कॉलेज में, अच्छा यहाँ पे ये छोड़ दिए। आधुनिक हिंदी कविता के मिथक और प्रतीक ये क्या होते हैं? मिथक यानी कि पुरानी कथाएं, जैसे ईश्वर, नायक, जिनके माध्यम से कविता जो है वो मानव अनुभव, संस्कृति और जीवन के गहरे पहलुओं को उजागर करती हैं। और प्रतीक जो होता है वो कोई भौतिक वस्तु होती है, या कोई क्रिया या कोई दृश्य जो अलौकिक या अमूर्त या व्यापक विचार का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे एक लाल गुलाब जो है वो प्यार या सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करता है, तो गुलाब, लाल गुलाब क्या है? वो प्यार का प्रतीक है। तो ये जो प्रतीक, ये जो मिथक और जो प्रतीक होते हैं वो कविता को संक्षेप में और गहनता से अर्थ देने वाले बनाते हैं। ये सरल शब्दों में भी गूढ़ संदेश, रहस्यमयी बातें, भावनाएं प्रकट करने में, जटिल भावनाओं को सरल तरीके से प्रकट करने में कवियों को ये सारी चीज़ें, मिथक और प्रतीक जो हैं वो मदद करती हैं। तो इन्होंने जो मिथकों और प्रतीकों पर, हिंदी कविता पर जो इन्होंने काम किया, जो प्रस्तुत किया, उस पर इनको डी.लिट की उपाधि मिली, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि मिली। वे 1971 ईस्वी में बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे, पढ़ाते रहे। डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते हैं। उन्होंने करते हैं मतलब जब ये चैप्टर लिखा गया है तब वो जिंदा थे। अभी 47 में तो कितना साल हो गया, अभी शायद जिंदा नहीं होंगे, 60, 20, 80, 85 नहीं पता। आप लोग देख सकते हैं, गूगल पे देख लीजिएगा कि ये अभी जीवित हैं या नहीं। लेकिन यहाँ जब चैप्टर लिखा गया था तब ये पत्रकारिता कर रहे थे। उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। इलाहाबाद से जो प्रकाशित हो रहा था ये अमृत प्रभात, उसमें उन्होंने इस घूमता आईना भी लिखते थे। वो आता है न्यूज़पेपर में एक छोटा सा भाग, उसमें। वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी हैं। अमर उजाला जो न्यूज़पेपर है उसके ये संपादकीय सलाहकार भी
हैं। कविता में यथार्थ को देखने और पहचानने का वीरेन डंगवाल का तरीका बहुत अलग, अनूठा और बुनियादी किस्म का है। समाज की सच्चाई को, यथार्थ मतलब समाज की जो सच्चाई है, समाज में जो हमें दिख रहा है आंखों से, जो कुछ भी बुराइयां या अच्छाइयाँ, उस यथार्थ को देखने और पहचानने का जो इनका तरीका है वो बहुत ही अलग है, अनूठा है, अद्वितीय है और बुनियादी किस्म का है। एकदम जड़ से पकड़ते हैं ये बातों को। सन 1991 में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है। 1991 में प्रकाशित हुआ था इसी दुनिया में। ये जो किताब इनका काव्य संग्रह है वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक लग रही है, मतलब समय के साथ मेल खाने वाली लग रही है। उन्होंने कविता में समाज के साधारण जनों, समाज के जो साधारण लोग हैं और हाशिए पर स्थित जो जीवन है, मतलब जो एकदम जो सबसे निचले वर्ग के लोग हैं, जो एकदम पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, पिछड़े लोग जो हैं, बहुत ही गरीब लोग जो हैं, हाशिए पर स्थित जो जीवन है उसके जो विलक्षण ब्यौरे और दृश्य रचे हैं इन्होंने, उसका साधारण लोगों का और हाशिए पर स्थित लोगों का जो इन्होंने विलक्षण ब्यौरा किया है, पूरी विस्तृत रूप से जो कविताएं लिखी हैं, जो रचनाएं की हैं, जो दृश्य रचा है, जो चित्र प्रस्तुत किया है हमारे सामने, वे कविता में और कविता के बाहर से भी, कविता में और कविता से बाहर भी बेचैन करने वाले हैं। कविता जब पढ़ेंगे तब तो आपको बेचैन करेंगी ही ये सारी चीज़ें, और कविता से बाहर भी वो सारी चीज़ें आपको बेचैन करेंगी। उन्होंने कविता के मार्फत, मतलब कविता के द्वारा ऐसी बहुत सी वस्तुओं और उपस्थितियों के विमर्श का संसार निर्मित किया है। बहुत सारी वस्तुओं का संसार निर्मित किया है कविता के द्वारा, कविता के मार्फत, कविता के सहारे से बहुत सारी वस्तुओं का, कविता में इन्होंने एक अलग संसार बनाया है। किस चीज़ का संसार? वस्तुओं का संसार, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का संसार और उपस्थितियों के विमर्श का संसार। जो चीज़ें उपस्थित है इस संसार में, इस दुनिया में, जो चीज़ें उपस्थित हैं, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, उनके विचार का संसार, उनकी समीक्षा की दुनिया इन्होंने कविता के माध्यम से निर्मित किया है, जो प्रायः ओझल और अनदेखी थी, जिसको इससे पहले किसी कवि ने नहीं देखी थी, जो अनदेखी थी। उनकी कविता में जनवादी परिवर्तन की मूल प्रतिज्ञा है। जनवादी परिवर्तन मतलब सामाजिक बदलाव, जन संघर्ष, अन्याय के प्रतिरोध की चेतना, ये सारी चीज़ें उनकी कविताओं में मूल रूप से दिखाई पड़ती हैं। जैसे इसी चैप्टर में एक लाइन है कि सारा अत्याचार हो रहा है मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता है हमारी नींद के बावजूद। मतलब सारे अत्याचार तो हो रहे हैं, जीवन में संघर्ष तो है, लेकिन जीवन आगे बढ़ रहा है। तो जनवादी परिवर्तन जो है वो इनकी कविताओं में मूल रूप से दिखाई पड़ता है। और उसकी बुनावट में, मतलब उन कविताओं को जो ये बुन रहे हैं, तो उस कविताओं की बुनावट में, मतलब कविताओं की जो रचना की जाती है, जो ये कविता के जो शब्द को ये बुनते हैं, उन शब्दों में हमें क्या दिखाई पड़ता है? देसी, ठेठ देसी किस्म के वो जो बुनावट है, जो शब्द हैं, वो किस किस्म के शब्द हैं? ठेठ देसी किस्म के शब्द हैं। खास शब्द भी हैं और आम शब्द भी हैं। ठेठ देसी किस्म के मतलब इनकी कविताओं में अक्सर आपको गांव, कस्बा, मजदूर, गरीब, आम आदमी के जो गाढ़े अनुभव हैं, जो भीतरी अनुभव हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। उन शब्दों को प्रयोग किया जाता है। गांव में जो चीज़ें आपको दिखती हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर इनकी कविताओं में मिलेंगी। गांव में क्या होता है, जो देखिएगा वो लाउड स्पीकर लगा करके अचानक से स्टार्ट हो जाता है, शिव चर्चा स्टार्ट हो जाता है, जागरण स्टार्ट हो जाता है, कीर्तन स्टार्ट शुरू हो जाता है। तो उन सब चीज़ों का, उन सब दृश्यों का उपयोग करके ये अपनी कविताओं को रचते हैं। जैसे इनकी जो किताब है काव्य संग्रह उसी दुनिया में, उस किताब का कुछ लाइन है कि नहाने से बहुत पहले ही बैलगाड़ी का पहिया होकर गुजर चुका था मैं उस पगडंडी से। तो गांव के जो शब्द हैं, गांव में उपस्थित वस्तुओं के जो शब्द हैं, वो इनकी कविताओं में
दिखाई पड़ते हैं। इनकी कविताओं में आपको तत्सम और तद्भव शब्द भी मिलेंगे। जैसे मैंने शुरू में जो आपको कविता सुनाई, कमाल है तुम्हारी कारीगरी का भगवान, तो कमाल जो है वो अरबी फारसी का शब्द है और कारीगरी जो है वो देशज शब्द है, भगवान जो है वो तत्सम शब्द है। तो ये जो तद्भव, देशज, विदेशज, ये जो अलग अलग प्रकार के शब्द हैं वो आपको इनकी कविताओं में देखने को मिलेंगे। क्लासिक और देशज अनुभवों की संश्लिष्टता, मतलब ये आधुनिक और परंपरागत दोनों जो अनुभव है उनको साथ में रखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देवी जागरण में धमाके के साथ गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। यहाँ पर देवी जागरण जो है वो लोक धार्मिक परंपरा है और लाउड स्पीकर जो है वो आधुनिक राजनीतिक प्रचार है या फिर आधुनिक वो एक यंत्र है जिसमें लोग देखेंगे लाउड स्पीकर लगा करके प्रचार वगैरह करते हैं। तो जो लाउड स्पीकर, वो जो भोंबा टाइप का जो होता है, तो वो एक आधुनिक यंत्र है, एक प्रचार यंत्र है, और जो देवी जागरण है वो पुराना एक परंपरा है। तो इन दोनों को साथ में जोड़ करके एक क्लासिक और एक देशज अनुभव देने का ये प्रयास करते हैं। ये इनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। इनको दुष्चक्र में श्रेष्ठ काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और ये जो किताब है इसी दुनिया में इस पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार इनको मिला है। उन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। डंगवाल जी ने विपुल परिमाण में, बहुत सारी संख्या में अनुवाद कार्य भी किए, ट्रांसलेट भी किया। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद उन्होंने पहल पुस्तिका के रूप में किया। उन्होंने विश्व कविता से पाब्लो नेरूदा, वर्तोल्त ब्रेख्त, वास्को पोपा, मिरोस्लाव होलुब, तदेउश रुजेविच आदि की ये जो लेखक हैं इनकी कविताओं के अलावा कुछ आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवाद किए। समसामयिक कवि, आधुनिक कवि वीरेन डंगवाल की कविताओं के संकलन दुष्चक्र में सृष्टा से उनकी यह कविता हमारी नींद यहाँ प्रस्तुत है। सुविधाभोगी आराम पसंद जीवन तथा हमारी बेपरवाहियों के बावजूद उसके विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है ये कविता। सारी बेपरवाहियों के बावजूद, सारे अत्याचार के बावजूद, सारे दुष्चक्रों के बावजूद किस प्रकार से जीवन चक्र आगे बढ़ती है, किस प्रकार से इन सब विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए जीवन आगे बढ़ती है, उसके बारे में ये कविता बात करती है। तो चलिए इस कविता के बारे में पढ़ते हैं, इस कविता के अर्थ को समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर चैनल ट्यूटोरियल प्लैनेट। इस पोएम को हम क्वेश्चन आंसर के साथ आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि कविता के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। ये जो कविता का शीर्षक है हमारी नींद, ये कितना सार्थक है, मतलब कितना अर्थ ग्रहण करता है इस कविता के आधार पर, ये कितनी सटीक ये शीर्षक है, ये ऊपर का हेडिंग है। तो जब हम नींद में होते हैं तब बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं। नींद में होते हैं, नींद का अर्थ सिर्फ रात को सोना नहीं, रात को जो हम जाते हैं और ऐसे आंख बंद करके सो जाते हैं और फिर सुबह में उठते हैं, वो जो दौरान होता है समय का, सिर्फ वो नींद नहीं होता, ठीक है। हाँ, बहुत प्रकार की नींद होती है। जैसे हमारी अनभिज्ञता भी एक नींद है। अनभिज्ञता मतलब अनजानता, हम अनजान हैं दुनिया से, दुनिया में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं उन सब चीज़ों से हम अनजान हैं। जैसे बिहार का स्टूडेंट जो है वो सीधा क्लास नर्सरी से लेकर के और क्लास 9th तक सोया रहता है, अनभिज्ञ रहता है दुनिया से। उसको नहीं मतलब कि कौन क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। क्लास 10th में जाकर के एक ही बार जागता है वो, अच्छा अब हमको बोर्ड की तैयारी करने लगता है, एकदम पढ़ने रटने गेस पेपर लेकर के वो बापे पूते याद करने लगेगा, रट रट के पूरा याद कर लेता है और जा करके एक ही बार एकदम स्टूड कर देता है, एकदम जिला टॉप कर जाएगा, बिहार टॉप कर जाएगा। और उससे पूछिए कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, तब देखिए आप पॉलिटिकल साइंस को वो प्रैक्टिकल साइंस बोल देगा। अलग अलग प्रकार का जवाब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो 9th तक सोया हुआ है, 10th में जाग गया, फिर 10th में टॉप कर गया,
और फिर 11th में सो गया, और सो गया मतलब वो सोया रहेगा ऐसे चादर डाल के आंख बंद करके, नहीं, वो अनभिज्ञ है, दुनिया से अनजान है, लापरवाह है। लापरवाही भी एक प्रकार की नींद है, ठीक है, बेपरवाही भी एक प्रकार की नींद है। तो वो जो बेपरवाह है, वो जो लापरवाह है, वो जो अनभिज्ञ है, वो जो नींद में है, उसको पता ही नहीं चल रहा दुनिया में क्या चल रहा है। 11th में सो जाएगा विद्यार्थी, फिर 12th में जागेगा, फिर टॉप कर जाएगा, ठीक है। तो एकदम देखिएगा यहाँ के स्टूडेंट का नंबर टॉप में, तो खूब हतेरे नंबर रहेगा उसके सर्टिफिकेट में, लेकिन कुछ पूछ लीजिए तो आ कर देगा, मुंह बाप देगा। वो सब नहीं ऐसे होते हैं, बहुत सारे पढ़ने वाले भी स्टूडेंट होते हैं, लेकिन मैं अधिकतर विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ। लेकिन दूसरे बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, देखिएगा 12th में जा कर के, 10th में तो इंग्लिश पढ़ता भी नहीं है, कोई इंग्लिश भी नहीं पढ़ता, सिर्फ 12th में काम देगा, एग्ज़ाम में पूछेगा 12th में, इसलिए वो पढ़ेगा, समझ रहे हैं। इंग्लिश उसको जीवन भर काम देने वाला है, ये नहीं पता उसको, तो वो सीधा एग्ज़ाम में काम देगा, तो 12th में जाकर पढ़ेगा। इतनी दिक्कत होती है बच्चों को कि मत पूछिए, इसलिए पढ़ाई करने के बाद भी जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ये जो अनभिज्ञता है, ये जो अज्ञानता है, ये जो बेपरवाही है, ये जो लापरवाही है, ये सब क्या है, ये सब नींद की श्रेणी में ही आता है। तो जब हम सोए रहते हैं, जब इंसान, जब आम आदमी, जब समाज, जब ये देश सोया रहता है मतलब सिर्फ वो वाला सोना नहीं, वो अनभिज्ञ रहता है, वो बेपरवाह रहता है, वो लापरवाह रहता है, वो अनजान रहता है, जब वो इस दौर में होता है, मतलब नींद में होता है, तब इस देश में, इस समाज में, हमारे गांव में बहुत सारी घटनाएं घट जाती हैं। क्या सब घटनाएं घट जाती हैं? एक छोटा पौधा पैदा हो जाता है, मतलब प्रकृति अपना काम कर रही है, नदियां बह रही हैं, सूरज उग रहा है, पूरब से पश्चिम जा रहा है, चांद निकल रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं, सब अपना काम कर रहा है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं, मतलब प्रकृति अपना, नेचर अपना काम कर रही है, ये ऊपर में। उसके बाद एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो जाता है, एक गरीब आदमी मर जाता है, बहुत सारे बच्चे मारे जाते हैं दंगे में, आगजनी में, बमबारी में। तो जो आतंकवादी लोग हैं, जो अत्याचारी लोग हैं, जो क्रूर लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम नींद में हैं। गरीब बस्तियों में भी एकदम देवी जागरण चल रहा है, भगवती का पूजा पाठ चल रहा है लाउड स्पीकर पर। अत्याचारी सभी साधन जुटा लेते हैं जब हम नींद में होते हैं, जब हम अनजान होते हैं, जब हम अनभिज्ञ होते हैं, जब हम बेपरवाह होते हैं, तब ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये जीवन हठीला आगे बढ़ता जाता है। तो हमारी नींद के बावजूद ये दुनिया आगे बढ़ रही है, ये सब कुछ चल रहा है, प्रकृति अपना काम करती है। एक मक्खी का जीवन कम चक्र पूरा हो जाता है। मक्खी मतलब ऐसा जीव जिसके जीवन चक्र का पूरा होने का कोई किसी को नहीं पता है। मतलब ऐसे लोग, ऐसे गरीब लोग, ऐसे हाशिए पर खड़े लोग जिसके जीने और मरने की किसी को नहीं पड़ी है, उनका जीवन क्रम भी पूरा हो गया, वो भी मर गए, चले गए, किसी को कुछ नहीं पता चला। पैसा वाला थोड़ी ना है कि न्यूज़पेपर में छप जाएगा कि फलना बाबू चले गए, अब सब लोग एकदम स्टेटस लगाएंगे फेसबुक का, व्हाट्सएप का, नहीं, वो एकदम मक्खी के समान उसका जीवन है, वो चला गया हाशिए पर का व्यक्ति। तो ये सारी घटनाएं जो हैं वो हमारी नींद के दौरान चलती हैं, हमारी नींद के दौरान बढ़ती हैं, जब हम बेपरवाह होते हैं, लापरवाह होते हैं। तो इस कविता में हमारी नींद को दर्शाया गया है, मतलब हमारी बेपरवाही, हमारे लापरवाही, हमारे अनभिज्ञता और इन सब चीज़ों को दर्शाते हुए, इसको नींद से तुलना करके, नींद रूपी हमारी अनभिज्ञता को दर्शाते हुए बताया गया है कि ये सारी घटनाएं तो घटती हैं, लेकिन ये जीवन फिर भी आगे बढ़ता जाता है। हम लापरवाह हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोए नहीं हैं, जो नींद में नहीं हैं, जो लोग जगे हुए हैं, जो सतर्क हैं, सजग लोग हैं, वो देखिए भूले नहीं हैं साफ और मजबूत इनकार करना। वो लोग इनकार कर देते हैं इन सब चीज़ों को, वो लोग लड़ते हैं, वे लोग, क्योंकि वो नींद में नहीं है, वो बेपरवाह नहीं है। तो ये शीर्षक जो है वो बिल्कुल ही सार्थक है।
देखिए, जब आप ये कविता पढ़ेंगे तब आपको एक एक शब्द का अर्थ पता चल जाएगा। इस कविता में कुछ भी एक भी ऐसा लाइन नहीं है जो आपको समझने में दिक्कत हो, जिसका अर्थ आपको नहीं पता। फिर भी ये कविता बहुत मुश्किल कविता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि कविता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका अर्थ जानने की कोशिश करनी पड़े। इस कविता में एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ आपको पता लगाने की कोशिश करनी पड़े। ये जो खासियत है कविता की, ये कविता के भाषा की शक्ति है या सीमा है। ये इस कविता की शक्ति है या इस कविता की सीमा है, हद है। तो ये इस कविता की शक्ति है, ये इसकी हद नहीं है, बॉर्डर नहीं है, सीमा नहीं है, कमजोरी नहीं है। क्योंकि सरलता जो है वो शब्दों तक ही सीमित है, बस शब्द ही सरल हैं, ठीक है। लेकिन अर्थ की गहराई जो है वो बनी रहती है। ये भाषा की ताकत है। भले शब्द आसान है लेकिन गहराई बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि ये कविता साधारण शब्दों में समाज की चेतना और इंसान की सच्चाई को प्रकट करता है। ये आसान शब्द इस कविता की सीमा कब हो जाती? ये सीमा तब हो जाती अगर ये भाषा इतनी सपाट होती, इतनी सरल होती कि इसमें कोई व्यंजना नहीं होती, कोई इंटरेस्टिंग नहीं होता। ये इसमें कोई प्रतीक या कोई भाव की गहराई नहीं होती। तब हम बोल सकते थे कि ये भाषा जो है वो सीमित भाषा है। ये इस सरल शब्द जो हैं, आसान शब्द जो हैं, वो इस कविता की सीमा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आसान से लाइन है, जैसे हमारी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर। यहाँ पर एक सीधा सा लाइन है कि मैं नींद में था और पैर कुछ इंच बढ़ गए, मतलब मैं सोया हुआ था और पैर कुछ इंच बढ़ गए। कितना आसान सा लाइन है, लेकिन इसके भीतर में गूढ़ बात छिपी हुई है। इसके भीतर में छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है? समाज की निष्क्रियता छिपी हुई है कि जब मैं नींद में था, जब मैं निष्क्रिय था, जीवन की गति छिपी हुई है कि मैं भले नींद में था लेकिन जीवन आगे बढ़ रहा है, मेरा जीवन भी आगे बढ़ रहा है और इस पूरे दुनिया के जितने भी जीव हैं सबका जीवन आगे बढ़ रहा है। प्रकृति की जीवंतता इस लाइन में छिपी हुई है कि ये प्रकृति जो है, पूरा का पूरा नेचर जो है वो जीवित है। बस मैं नींद में हूँ, बस मैं अनभिज्ञ हूँ, बाकी ये पूरी की पूरी नेचर जीवित है और वो आगे बढ़ रही है। मैं नींद में हूँ, मैं अनभिज्ञ हूँ, मैं अनजान हूँ, मैं बेपरवाह हूँ, मैं लापरवाह हूँ, लेकिन ये प्रकृति लापरवाह नहीं है। प्रकृति जीवित है, जीवंत प्रकृति है और वो आगे बढ़ रही है। समाज निष्क्रिय है, मैं निष्क्रिय हूँ, लेकिन प्रकृति निष्क्रिय नहीं है, वो आगे बढ़ रही है। इसलिए ये कितना आसान लाइन है। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, कुछ सूत पौधे अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत भीतर से। प्रकृति बढ़ रही है आगे, लेकिन बस मैं नींद में हूँ, मैं निष्क्रिय हूँ। तो ये जो बात है, ये जो सरल शब्द हैं, इस कविता की शक्ति है, सीमा नहीं है। अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, देखिए कविता के प्रथम अनुच्छेद में, पहला प्रश्न जो है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब की रचना करता है, उसे स्पष्ट कीजिए। ये कविता का जो पहला अनुच्छेद है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है, इसमें कवि एक बिंब की रचना करता है। तो सबसे पहले आप बिंब समझिए, उसके बाद इस कविता के इस पहले अनुच्छेद में कौन से बिंब की रचना की गई है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो बिंब समझिए कि बिंब क्या होता है। तो किसी वस्तु, भावना, दृश्य या कोई स्थिति, उसका ऐसा वर्णन जो हमारे मन में एकदम स्पष्ट चित्र बना दे, हम एकदम वो दिखने लगे। मतलब हम जब कोई कविता पढ़ें तब हमें देखने की, सुनने की, छूने की और सूंघने या स्वाद लेने जैसा अनुभव होने लगे, तो उसी प्रकार के रचना को बिंब कहा जाता है। बिंब कविता की वह शक्ति है जो पाठक के मन में, सिर्फ जो पाठक है, जो पढ़ता है, वो सिर्फ उसको पढ़ता नहीं बल्कि उसको अनुभव करता है। वो बिंब जो है वो उस पाठक को अनुभव करा देता है, पाठक की संवेदना को
छूने का माध्यम है बिंब। कवि अलग अलग प्रकार के बिंब का उपयोग करते हैं। जैसे दृश्य बिंब होता है तो उसमें अगर कोई कवि लिखते हैं कि लाल गुलाब खिला हुआ था, ये आराम से आंखों के सामने आपके सामने एक लाल गुलाब का चित्र आ जाता है, गौर कीजिएगा। एक होता है ऑडिटरी श्रव्य बिंब, जैसे ही घंटों की टनटनाहट, घंटों की टनटनाहट जैसे ही आप ये सुनेंगे तो आपके कानों में ध्वनि जैसा अनुभव होने लगेगा। एक होता है स्पर्श बिंब, जैसे कोई बोले ठंडी बर्फ की छुअन, जैसे ही ये आप सुनेंगे ठंडी बर्फ की छुअन, ये स्पर्श का अनुभव करवाता है। जैसे गंध बिंब होता है, जैसे मिट्टी की सौंधी महक, तो इसमें सूंघने का अनुभव होगा। स्वाद बिंब, जैसे नींबू का खटास, इसमें आपको स्वाद का अनुभव होगा। उसके बाद भावनात्मक बिंब, अकेलेपन झरने की तरह गिरता रहा, अकेलापन झरने की तरह गिरता रहा, ये मन के भाव को महसूस करवा देता है। तो ये अलग अलग शब्द जो हैं वो जो मनुष्य से, जैसे बर्फ़ की ठंडी छुअन, जैसे ये सुनिएगा तो आपको एक अनुभव आएगा कि बर्फ़ को छू, मतलब इस प्रकार का अनुभव गौर कीजिएगा आप, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के जो बिंब हैं जिसका उपयोग करके कवि जो हैं वो अपनी कविता में पाठक का ध्यान खींचते हैं कि कवि किस तरफ उस कविता को ले जाना चाहते हैं। तो इसके प्रथम अनुच्छेद में इसमें कवि जो हैं वो एक बिंब का निर्माण करते हैं। तो ये कौन सा बिंब है, अब आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है मेरी नींद के दौरान, मतलब ये एक बिंब है। जब मैं अनभिज्ञ था, जब मैं अनजान था, कुछ इंच बढ़ गए पेड़। ये जो कुछ इंच बढ़ गए पेड़, ये पेड़ का बढ़ना क्या दिखाता है? ये पेड़ का बढ़ना जीवन की अविराम गति को दिखाता है कि मैं जब अनभिज्ञ था, मैं जब अनजान था, ये भी एक बिंब है। तो जीवन बढ़ रही थी, जीवन रुकी हुई नहीं थी। मेरी जीवन या इस धरती पर उपस्थित हर जीव जंतुओं का जीवन जो था वो आगे बढ़ रहा था। ये प्रकृति आगे बढ़ रही थी, समय आगे बढ़ रहा था, समय नहीं रुका हुआ था, समय नहीं सोया हुआ था। कुछ सूत पौधे, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ये जिंदगी आगे बढ़ रही थी। अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से, यहाँ पर ये जो नाम मात्र कोमल सींग है, कोमल सींग मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो अंकुर का फूटना जो है वो इस धरती पर किसी बच्चे का जन्म लेना है। और यहाँ पर जो कोमल सींग है ये नाजुक शक्ति को दिखाता है, मतलब जिसके पास शक्ति नहीं है, जिसके पास रुपया पैसा नहीं है, गरीब है, उसके पास कम पावर है, कम शक्ति है, लेकिन फिर भी उस कोमल सींगों से, अपने कम शक्ति से, कम ताकत से, कम गरीबी से, मतलब गरीबी से, उसके पास कम पैसा है, उसी से उसने धकेलना शुरू किया, मतलब उसने संघर्ष करना शुरू किया। उस व्यक्ति ने, उस गरीब इंसान ने, वो कम ताकतवर इंसान ने धकेलना शुरू किया बीज की फूली हुई छत भीतर से, यानी कि वो इंसान संघर्ष से उसने लड़ना शुरू कर दिया। तो ये जो बिंब का यहाँ पर यही सारे जो हैं वो बिंब का निर्माण किया गया है। ये कोमल सिंह कोमलता तो दिखाता है, ये कमजोरी तो दिखाता है, गरीबी तो दिखाता है, लेकिन ये जिद्दी पाना भी दिखाता है, ये हठीलापन भी दिखाता है, ठीक, कि वो कोमल तो है, कमज़ोर तो है, लेकिन वो धकेलना शुरू कर दिया है, उसने लड़ना शुरू कर दिया है, वो हठी है, वो जिद्दी है, ये भी दिखाता है। तो ये जो है ये नींद, उसके बाद कुछ इंच बढ़ गए पेड़, कुछ सूत, उसके बाद कोमल सिंग, और ये फूली हुई छत, मतलब उसकी बेड़ियाँ, उसका संघर्ष जिसको वो तोड़ रहा है, जिससे वो निकलना चाह रहा है, जिसको तोड़ करके वो बाहर आ जाना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है। तो ये सारी चीज़ें बिंब का निर्माण करती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है। यहाँ पर मक्खी के जीवन क्रम का कवि ने क्यों उल्लेख किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मक्खी का आशय जो है वो सामान्य लोग, छोटे निरीह जीवन को बताने के लिए कवि ने
मक्खी का उपयोग किया है। मतलब जो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, जो हाशिए पर खड़े खड़े लोग हैं, जिनके जीवन चक्र से किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को मालूम नहीं पड़ता कि उनका जीवन चक्र कब शुरू हुआ, कब खत्म हो गया। ये उनके जीवन की क्षण भंगुरता को दिखाता है, उनकी गुमनामी को दिखाता है, उनके छोटे जीवन को दिखाता है कि वे लोग लंबे लंबे समय तक नहीं जी पाते। वे लोग बीमारी की वजह से, भूखमरी की वजह से, कुपोषण का शिकार होकर के वो लोग जल्द ही मर जाते हैं, बिना किसी पहचान के समाप्त हो जाते हैं। मतलब एक मक्खी की तरह जिंदा जीते हैं और 24 घंटे के अंदर जैसे वो मक्खी मर जाती है, वैसे ही वो लोग, हाशिए पर खड़े लोग, गरीब लोग भी बिना किसी पहचान के मर जाते हैं। कई शिशु पैदा हुए और उनमें से कई तो मारे भी गए। कई शिशु रोजाना लाखों बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, और उनमें से जीते हैं, लेकिन कई बच्चे मारे भी जाते हैं। और किस चीज़ में मारे जाते हैं? दंगे में मारे जाते हैं, आगजनी में मारे जाते हैं, बमबारी में मारे जाते हैं। जो दंगा होता है, जो आगजनी होती है, जो बमबारी होती है, अलग अलग प्रकार के दंगे होते हैं। राजनीतिक हिंसा होती है, सामाजिक असुरक्षा, कुछ असुरक्षित जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो समाज में असुरक्षा फैलाते हैं, उनके द्वारा, और जो अत्याचार होता है सत्ता के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा, उन सब लोगों के द्वारा जो अत्याचार होता है, इन सब की वजह से जो बुरे लोग हैं उनके द्वारा आगजनी में, दंगे में, बमबारी में लोग मारे जाते हैं, भीड़ में कुचल दिए जाते हैं। उनके मौत पर कोई संवेदना नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो कई बच्चे पैदा हुए और उनमें से कई बच्चे तो मारे भी गए। पैदा हुए बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों पर इतना खर्चा करके उनको पाल पोस करके बड़ा किया गया ताकि वो इस देश की संपत्ति बन सकें, जो इस देश का संसाधन बन सकें, वो बच्चे दंगे में, वो बच्चे आगजनी में और वो बच्चे बमबारी में मारे भी गए, कई सारे बच्चे, ठीक है। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ तक प्रॉब्लम है इस कविता में। ये समस्याओं को दिखा रहे हैं, सॉल्यूशन यहाँ से है। मतलब इतनी सारी समस्याएं तो हैं, ठीक है। धकेलना शुरू किया, वो मेहनत कर रहा है, उसके बाद मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। अब ये जो लाइन है, गरीब बस्तियों में भी हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। चलिए प्रश्न भी देखते हैं। ये कविता प्रश्न का उत्तर देते ही ये कविता भी खत्म हो ही जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कवि जो हैं वो गरीब बस्तियों का क्यों उल्लेख करता है। तो जो गरीब बस्ती होती है वो किसका निवास स्थान है? वो समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे निचले स्तर के लोगों का निवास स्थान होता है गरीब बस्ती, जिनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, जिनको सबसे पहले शिकार बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा राजनीतिक प्रचार, सबसे ज़्यादा धार्मिक प्रचार और सबसे तेज शोषण जो किया जाता है वो इन्हीं इलाकों में होता है। यहाँ पर धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर गरीब बस्तियों में। अमीर बस्तियों में आप नहीं देखेंगे धमाके से लाउड स्पीकर पर देवी जागरण होते हुए, ये गरीब बस्तियों में ही होता है। तो यहाँ पर ये जो देवी जागरण है, ये जो लाउड स्पीकर पर देवी जागरण हुआ, ये देवी जागरण भी हो सकता है, ये धार्मिक प्रदर्शन भी हो सकता है, और ये किसी नेता का प्रचार भी हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये कोई शोर शराबा भी हो सकता है, या फिर ध्यान भटकाने के लिए, नेताओं के द्वारा ध्यान भटकाने के लिए प्रचार प्रसार भी हो सकता है, ताकि नेता भी अक्सर धर्म का साथ लेते हैं लोगों पर राज करने के लिए, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं लोगों के अंदर ध्यान भटकाने के लिए, लोगों के बीच में अपना अंधा समर्थन पैदा करने के लिए वे धर्म का सहारा लेते हैं। और ये धर्म का सहारा अमीर लोगों के साथ नहीं लेते, ये धर्म का सहारा गरीब लोगों के साथ लेते हैं। किसी भी
चीज़ में धर्म के मामले में, जाति के मामले में लोगों को बांट करके किसका वोट लिया जाता है? अमीरों का वोट नहीं लिया जाता, वो गरीबों का वोट लिया जाता है। धर्म के आधार पर लोगों को बांट करके, धार्मिक उन्माद फैला करके, या फिर जातियों के आधार पर लोगों को बांट करके आम लोगों का, गरीब लोगों का वोट लिया जाता है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, मतलब लोगों का ध्यान भटकाने का काम शुरू हो गया। जब मैं बेपरवाह था, जब मैं सोया हुआ था, नींद में था, जब मैं लापरवाह था, तब गरीब बस्तियों में धार्मिक उन्माद फैलाने का, ध्यान भटकाने का, अंधभक्ति पैदा करने का भी काम शुरू हो चुका है, ताकि जो मुख्य मुद्दा है, जो गरीबी का मुद्दा है, जो भूखमरी का मुद्दा है, जो अन्याय का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, उसको छिपा दिया जाए। इसलिए धमाके से देवी जागरण इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर ठीक है, हाँ, देवी जागरण का मतलब सिर्फ देवी का जागरण नहीं, यहाँ पर राजनीतिक शोर शराबा भी हो सकता है। इसका अर्थ यहाँ पर वो प्रचार प्रसार भी हो सकता है। इसका अर्थ गरीब बस्तियों में, यानी कि साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने सारे साधन जुटा लिए हैं। देख लीजिए, दंगे का साधन, आगजनी का साधन, बमबारी का साधन, उसके बाद लोगों के सामने में प्रचार प्रसार करके अपना हुकूमत करने का तरीका भी उन लोगों ने निकाल लिया है। लाउड स्पीकर का मतलब प्रचार प्रसार करना, ठीक है। तो ये सारे साधन अत्याचारियों ने जुटा लिए हैं, हर प्रकार के साधन अत्याचारियों ने जुटा लिए हैं। कौन कौन से अत्याचारियों ने, कौन अत्याचारी, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न कि ये किन अत्याचारियों की जिक्र करते हैं कवि। तो कवि उन अत्याचारियों की जिक्र करते हैं जो लोगों के जीवन को कुचलने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं, लोगों को भटकाने का काम करते हैं। जो लोग या जो संस्थाएं समाज का दमन करती हैं, समाज में युद्ध फैलाती है, समाज में दंगे करवाती है, समाज में बमबारी करवाती है, आगजनी करवाती है, जनता को, लोगों को, आम लोगों को डराती है, भ्रम फैलाती है, धर्म के नाम पर लोगों को कंट्रोल करती है, उन अत्याचारियों का जिक्र यहाँ पर कवि कर रहे हैं। कि इसलिए कर रहे हैं कि जब जनता नींद में होगी, यानी जब जनता निष्क्रिय होगी, जब जनता बेपरवाह होगी, जब जनता लापरवाह होगी, तो उसका फ़ायदा उठा करके इस प्रकार के जो अत्याचारी हैं, ये सारे साधन जुटा लेते हैं लोगों पर राज करने के लिए। इसलिए बेपरवाह नहीं होना है, इसलिए लापरवाह नहीं होना है, अनभिज्ञ नहीं रहना है, अज्ञानी नहीं रहना है, मूर्ख नहीं रहना है, मतलब नींद में नहीं रहना है। सीधा सीधा समझ लीजिए, नींद में नहीं रहना है, सजग रहना है, जगे हुए रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, और पढ़े लिखे रहना है, पढ़ना है, लिखना है, सतर्क। तभी आप सतर्क रह सकेंगे, तभी आप सजग रह सके, जगे हुए रह सकेंगे, ठीक है। हाँ, तो जब मैं नींद में था, मेरी नींद के दौरान अत्याचारियों ने सारे साधन जुटा लिए हैं। जब मैं निष्क्रिय था, जब मैं अनभिज्ञ था, तब अत्याचारियों ने सारे साधन जुटा लिए हैं। दंगे फैलाने का, बमबारी करने का, युद्ध फैलाने का सारा साधन अत्याचारियों ने जुटा लिया है। मगर जीवन हठीला फिर भी बढ़ता ही जाता आगे, हमारी नींद के बावजूद। हम तो नींद में हैं, हम तो निष्क्रिय हैं, लेकिन हमारा जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। ये हठीला जीवन है, ये नहीं नींद में चला जाता, ये प्रकृति नींद में नहीं चली जाती, ये पूरी दुनिया, ये संसार नींद में नहीं चला जाता, सब कुछ आगे बढ़ता चला जाता है। क्योंकि ये जो जीवन है, जीवन मतलब सिर्फ मेरा जीवन नहीं, ये प्रकृति, ये नेचर, ये जो जीवन है, पशु पक्षी का जीवन, जीव जंतुओं का जीवन, पेड़ पौधों का जीवन, सभी लोगों का जीवन, सब कुछ का ये जो प्रकृति है, ये जो संसार है, वो आगे बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जीवन हठीला है, उसको आगे ही बढ़ना है, वो निष्क्रिय नहीं हो सकता, वो नहीं रुक सकता। हाँ, भले मैं नींद में रह सकता हूँ, मैं बेपरवाह हो सकता हूँ, जीवन बेपरवाह नहीं हो सकता। तो ये सारे प्रश्न आपने देख लिए, कवि किन अत्याचारियों की बात करता है और क्यों बात करता है।
इसलिए बात करता है ताकि वो लोगों को जगा सके। वो जो नींद में जो लोग सोए हुए हैं, जो अनभिज्ञ लोग हैं, वो जगा सकें और लड़ सकें, संघर्ष कर सकें, और ये जो अत्याचारियों ने जो साधन जुटा लिए हैं उन साधनों को नष्ट कर सकें, उन अत्याचारियों को जवाब दे सकें। उसके बाद बस एक क्वेश्चन बचा हुआ है और बस आखिरी अनुच्छेद भी बचा हुआ है। ये मैंने आपको बता ही दिया कविता की सार्थकता, ये भी मैंने आपको बता ही दिया, ये व्याख्या तो हम कर ही रहे हैं अच्छे से। अब ये क्वेश्चन, इनकार करना न भूलने वाले कौन हैं, कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूत इनकार। आखिर ये कौन लोग हैं जो नहीं भूले हैं साफ और मजबूत इनकार करना? ये वो लोग हैं जो नींद में नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनका जो सजग लोग हैं, जिनकी चेतना जगी हुई है। ये लोग चेतना के प्रतीक हैं, ये लोग संघर्ष के प्रतीक हैं। ये वो लोग हैं जो अन्याय, शोषण, हिंसा और झूठी व्यवस्था के सामने चुप नहीं रहते, आवाज़ उठाते हैं, सच बोलने का साहस रखते हैं। और ये कौन लोग हैं? ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये जनपक्षधर कवि लोग हैं, ये वैचारिक रूप से सजग लोग हैं। और ये वो आम लोग हैं जो सच को पहचानते हैं और सच के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे लोग हैं जो साफ इनकार कर देते हैं अन्याय का, साफ इनकार कर देते हैं शोषण का, साफ इनकार कर देते हैं हिंसा और झूठी व्यवस्था का। उसके सामने चुप नहीं रहते बल्कि नज़र में नज़र मिला करके सवाल करते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं। ये लोग आशा का प्रतीक हैं, यही लोग इस कविता के नायक हैं। और ये जो साफ और मजबूत इनकार, ये जो है साफ और मजबूत इनकार, ये बस एक शब्द नहीं, ये बस एक लाइन नहीं। साफ और मजबूत इनकार जो है ये एक नव जीवन है, ये एक नव जागरण की आशा है। ये एक आशा है कि जब तक साफ और मजबूत इनकार है, जब तक ऐसे लोग हैं जो साफ और मजबूत इनकार कर सकें इन सब चीज़ों का, बुरी व्यवस्थाओं का, दुष्चक्रों का, तब तक जनता की चेतना पूरी तरह कुचली नहीं जा सकती, तब तक इंसानों को पूरी तरीके से गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर आपको क्लास 7th से लेकर के क्लास 12th तक हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट का हर चैप्टर का 7th बिहार बोर्ड 7th से 12th तक, दूसरे बोर्ड का भी मैं बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल 7th से 12th तक हिंदी और इंग्लिश का भी 7th 8th 9th का हिंदी का नहीं बना, इंग्लिश बना हुआ है पूरा। अभी मैं 10th 11th और 12th का हिंदी का मैं अभी बना रहा हूँ। ये 10th का चैप्टर था, ये काव्य खंड का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। अब इसके बाद मात्र 3 चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है, ये 8 चैप्टर भी बन गया है, आज शाम में अपलोड कर दूंगा। ये 9 बन गया, अब 10, 11 और 12 ये तीनों चैप्टर बचा हुआ है। उसके बाद क्लास 10th का हम ये गद्य खंड में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो अगर आप 10th वाले हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 11th 12th में आपको इंग्लिश और हिंदी पढ़ने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। और इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन, इस प्रकार की पढ़ाई आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप खुद ब खुद इस वीडियो को देख करके जो आपने अनुभव किया है कमेंट बॉक्स में विस्तार रूप में बनाइए। एक शब्द में थैंक्स सर या ऐसे नहीं लिखना है, अच्छे से थोड़ा अपनी राय समीक्षा दीजिए एकदम विस्तार पूर्वक से इस वीडियो का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।